मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग इस बिंदु पर बात करेंगे कि क्या संविधान महज एक किताब है जिसे सिर से लगाया जा सकता है, आदर प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन उसके अनुसार चलना लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। यानी हम संविधान की बातें खूब करें, संविधान की दुहाई बार बार दें, संविधान के नाम पर शपथ लें, लेकिन जब हमें काम करना हो, शासन चलाना हो, तो हम संविधान के सफ़ों को भूल जाएं। क्या संविधान ये हमें सिखलाता है? मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे की पंक्तियों में मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये प्रसंग जिस पर मैं चर्चा करूँगा ज्ञात हो। हालांकि जो इसको हम मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसको जो लगातार देखते होंगे उनको शायद इसकी जानकारी न होगी, या जो ऐसे अखबारों को भी पढ़ते होंगे जिन्हें गोदी अखबार की श्रेणी में रखा जाता है, शायद उनको जानकारी नहीं होगी। लेकिन जानकारी उनको ज़रूर होगी जो इससे प्रभावित हुए हैं, और उन्हें भी होगी जो यूट्यूब चैनलों पर इस पर बहस कर रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के चंद प्रदेशों में ये हो क्या रहा है। मित्रों, संविधान के बारे में मैं अपनी बात शुरू करूंगा और इस घटना के बारे में शुरू करूंगा एसआर बोम्मई केस से, जो 1994 में निर्णित हुआ था। अभी तक मैं केशवानंद भारती केस के बारे में बात कर रहा था, परंतु एसआर बोम्मई केस भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसी में बात कही गई कि भारत का संविधान एक कानूनी और सामाजिक दस्तावेज दोनों है। सामाजिक दस्तावेज के रूप में यह भारत के निर्माण के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है, और संविधान में जो राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरी है वो उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई है, बनाई गई है। यह भी कहा गया कि हमने उन लक्ष्यों को कितना प्राप्त किया, यह एक अलग अध्ययन का विषय है। और मुझे लगता है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा वे लोग भी डाल रहे हैं, वो मशीनरी डाल रही है, जो मशीनरी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान के द्वारा प्रदत्त है। लक्ष्य क्या है? एक ऐसे भारत का निर्माण करना लक्ष्य है जो डेमोक्रेटिक है, जहाँ इक्वलिटी है, जहाँ स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस है, जहाँ न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, जहाँ पे हर व्यक्ति की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए भाईचारे की भावना है, जहाँ सेकुलरिज्म है, जहाँ सोशलिज्म है। इस तरह की बातें हमारे संविधान में, और भी बहुत सारी बातें हमारे संविधान में कही गई हैं जो भारत के निर्माण के लिए सामाजिक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने आता है। स्वतंत्रता में हमें अपना बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, ये सब चलाने के लिए आज़ादी है। 19(1)G जो हमारे संविधान का जो क्लॉज है, कह सकते हैं, अनुच्छेद का एक क्लॉज है 1G 19 का, वो हमें अधिकार देता है। और उस अधिकार पर कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, लेकिन वे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन मनमाने तरीके से नहीं हो सकते। और पूरा का पूरा जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है, पार्ट 3, वो राज्य के आर्बिट्रेरीनेस पे अंकुश लगाता है। अगर जनता ने चुन करके भेज दिया तब राजा नहीं हो जाते, आप जनता के सेवक होते हैं, आप उसी मशीनरी के हिस्से होते हैं जिस मशीनरी को इस सामाजिक दस्तावेज में वर्णित आदर्शों का पालन करना है। तो क्या हुआ है? खबर आई, और ये खबर अखबारों में भी है, हिंदू में मैंने पढ़ा, यूट्यूब चैनलों पर तो काफ़ी इस पर बहस हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में, जहाँ से कांवड़ यात्रा, जैसे आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग पवित्र गंगा का जल लेते हैं, और वे जा कर के जो कोई मंदिर निर्धारित होता है वहाँ चढ़ाते हैं। मैं स्वयं छपरा जिले का जिलाधिकारी था, और मैं जानता हूँ कि हरिहरनाथ जो सोनपुर में अवस्थित हैं, वहाँ पर भी जल ढारने की परंपरा थी। सावन में नहीं, उसके बाद में एक परंपरा वहाँ पर चली आ रही है, क्योंकि गजग्राह की लड़ाई हुई थी।
और आज की तारीख में बिहार में सावन में सुल्तानगंज एक जगह है भागलपुर ज़िले का, वहाँ से लोग गंगा से जल उठाते हैं और देवघर जो झारखंड में पड़ता है उस रास्ते में लोग जल लेते हुए जाते हैं। कुछ कांवड़ यात्रा ऐसी होती है जो पैदल चल के जाते हैं, कुछ दौड़ के जाते हैं, पैदल ही जाते हैं लेकिन दौड़ के जाते हैं। अब कुछ लोग तो स्वाभाविक है कि गाड़ियों से अलग से चले जाते हैं और वहाँ पे जल ढार के आते हैं। अजगैबी नाथ का मंदिर मुजफ्फरपुर में हमारे यहाँ है। मैं बात मुजफ्फरनगर की कर रहा हूँ, ये मुजफ्फरपुर में है। और आप पाएंगे कि हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के रास्ते में, क्योंकि गंगा से लोग यहाँ जल उठाते हैं और जल ढारने जाते हैं, पूरी सड़क नेशनल हाईवे व्यस्त रहती है। और काफ़ी लोग कई दिनों तक, अभी 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, संभवतः 5 अगस्त तक चलेगा। लेकिन मुजफ्फरनगर के एसपी के बारे में खबर आई कि उसने एक आदेश जारी किया। उसने कहा कि जो मुजफ्फरपुर ज़िले की सीमा के अंतर्गत जो भी इटरीज़ हैं, जो भी फल की दुकानें हैं, यहाँ तक कि जो फल के ठेले हैं, जो चाय की दुकानें हैं, वे सारे लोग अपने प्रोप्राइटर का नाम लगाएंगे और कौन कौन से वर्कर हैं उनकी सूची लगाएंगे। उसका कहना यह था कि जो कांवड़ यात्रा में लोग जाते हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि वो किसके यहाँ खाना खा रहे हैं। क्यों पता चलना चाहिए उसने नहीं बताया, उसने यही कहा कि कन्फ्यूजन न हो जाए। और भयानक ये हुआ कि उसका जो चौकी इंचार्ज है या उस रास्ते पड़ने वाले थाना का प्रभारी है, ये सारे लोग जीपों में लद करके दुकानदारों के पास गए और कहा कि सारे लोग अपने नाम लगाओ और सूची बाहर दिखाओ कि कौन कौन से वर्कर तुम्हारे यहाँ काम करते हैं। और खराब ये हुआ, वर्स्ट मैं कहूँगा संविधान के खिलाफ हुआ, कि जिन दुकानों में मुस्लिम कार्यकर्ता थे और अगर उसके मालिक हिंदू थे तो उन्हें कहा गया कि इन्हें आप आराम दें 15 दिनों के लिए, घर भेज दें। आज मैंने एक वीडियो देखा और दिल दहल गया कि हमारे देश के एक हिस्से में यह भी हो सकता है। लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि उन महाशय ने, जो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से ट्रेनिंग लेकर के आए हुए होंगे और जिनको मैं जानता हूँ कि संविधान पढ़ाया गया होगा, क्योंकि मैंने भी आईपीएस की पहले ट्रेनिंग की थी और संविधान पढ़ाया जाता था, उनको भी वो सारे आदर्श पढ़ाए गए होंगे, उनको भी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के बारे में बताया गया होगा, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया होगा, समानता के बारे में बताया गया होगा। लेकिन न जाने क्यों मुजफ्फरनगर में आने के बाद, उत्तर प्रदेश में पदस्थापित होने के बाद उनका दिमाग कैसा हो गया है मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस बात से जाहिर होता है उनका दिमाग वह नहीं रहा तो प्रशिक्षण के दौरान भरने की उनके अंदर कोशिश की जाती होगी। अभी एक IAS प्रोबेशनर के बारे में बहुत कुछ आ रहा है कि किस प्रकार से उसने अपने लिए बहुत सारी सुविधाओं की मांग की जो मांग नहीं कर सकती थी, और जो ताज़ा सूचना उसके मुताबिक उस पर केसेज हो रहे हैं। उसको मसूरी एकेडमी ने बुला लिया है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अब केसेज हो जाएंगे, उसको शोकाज किया जा रहा है हटाने के लिए। लेकिन ये जो एसपी है, इस पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बाद में पता चला कि उसे तो सरकार से निर्देश आया कि तुम ऐसा करो। अब अंदाजा लगाइए, अब कांवड़ यात्रा में जो लोग मौजूद हैं, जो लोग जा रहे हैं, वो देखेंगे कि यह किसकी दुकान है, ये हिंदू की है, मुस्लिम की है, दलित की है, पिछड़े की है, ब्राह्मण की है, राजपूत की है, और उसके हिसाब से अपने आप ही डिस्क्रिमिनेशन होगा। अगर कोई बात हो भी गई तो अगर लूटने की भी बारी आई, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यदि मॉब में कोई रहता है तो एनोनिमिटी की वजह से छोटी छोटी घटनाएं बड़ी घटनाओं का रूप ले लेती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या करेगा, उसका क्रोध किस पर उतरेगा और पुलिस वहाँ पर किसकी मदद कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक थाना प्रभारी को मॉब ने मार दिया, और उसने इसलिए नहीं मारा कि वह मॉब किसी बड़े उद्देश्य के लिए था, वह नैरो पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरेस्ट के लिए वो था। हालांकि वो लोग रिलीजन के मायने भी नहीं जानते होंगे, जैसा मैं समझता हूँ। तो ज्ञात हुआ कि सरकार ने केवल उसी को नहीं कहा, उसके बाद जितने जिले पड़ेंगे, क्योंकि 240 किलोमीटर की जो लंबी डगर है, हर एक को आदेश दिया गया और ये थाना प्रभारियों को भेज करके, चौकी इंचार्जों को भेज करके उसे सुनिश्चित कराया कि ऐसा हो जाए। और मैंने टीवी पे देखा मित्रों, यूट्यूब पर देखा, टीवी पर तो नहीं। और जो हिंदू दुकानदार हैं तो बड़े दुखी थे, बोले देखिए प्रशासन का आदेश है तो हम तो उसके खिलाफ जा नहीं सकते, लेकिन बहुत दुख हो रहा है कि हमारे साथ काम करने वाले जो दूसरे धर्म के मतावलंबी हैं उनको हटाना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है।
और तब ज्ञात हुआ कि इसके सारे जिलों में ये हो गया और उत्तराखंड में भी हरिद्वार तक ये बीमारी फैल गई। अब अंदाज लगाइए, संविधान की धारा 19(1)(g) लोगों को अपना बिजनेस करने की अनुमति देती है, अपना ट्रेड करने की अनुमति देती है, प्रोफेशन करने की अनुमति देती है। उस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर लगाया जा सकता है, या कुछ ऐसे कुछ कारण हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। अब इसमें कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है और एसपी को कौन सा अधिकार मिला और सरकार ने किस धारा के तहत किया? 144 के तहत किया, हो सकता है सीआरपीसी के तहत किया हो, 144 के तहत, या कोई कानून, तो हमको नहीं पता ऐसा कोई कानून है। तो अगर किया होगा तो क्या वो शांति भंग का आदेश आ गया है? यानी आप शांति भंग कराने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक तनाव तो नहीं पैदा करने जा रहे हैं, अब जातीय तनाव तो नहीं पैदा करने जा रहे हैं, आप अनटचेबिलिटी जो संविधान में जिसको बैन किया गया है, आप अनटचेबिलिटी तो फैलाने नहीं जा रहे हैं। मुझे इधर हाल में इलाहाबाद जाने का मौका मिला सड़क मार्ग से, अब मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में कई जगह राजपूत ढाबा, कई जगह पंडित जी का ढाबा, कई जगह यादव टी स्टॉल, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो अंदाज लगाइए, राजपूत ढाबे में कौन जाएगा, पंडित जी के ढाबे में कौन जाएगा, यादव टी स्टॉल पे कौन चाय पिएगा? तो ये जो समाज में फर्का लाने वाली शक्तियां हैं, प्रशासन का काम है, राज सत्ता का काम है कि इन शक्तियों को इंटीग्रेशन की शक्तियों में बदले। लेकिन इंटीग्रेशन की शक्तियों को आप नफरत फैला करके, घृणा फैला करके ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देना चाहते हैं कि तनाव बढ़े, सांप्रदायिकता हो, हिटलर की याद आती है। यहूदियों के दुकानों और मकानों का बाकायदा प्रोफाइलिंग किया गया और आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ था ऑश्विट्ज में, कितने यहूदियों को मारा गया, लाखों लाख को मारा गया। और वही यहूदी जो भाग करके इजराइल में आए हैं वो अब क्या कर रहे हैं, आप स्वयं देख रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर भी आतंकी हमला हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो बच्चों और महिलाओं की हत्या कर रहे हैं युद्ध के नाम पर, बहुत ही गर्हित दिखाई पड़ता, कुछ दिखाई पड़ता। लेकिन कहते हैं इतिहास ने हमारे साथ ऐसा किया, हम बदला ले रहे हैं। तो मित्रों, संविधान का नाम लेकर, संविधान को माथे पर लगाकर संविधान को तोड़ने का ये जो षड्यंत्र है, मुझे लगता है कि इसको समझना पड़ेगा। मैंने देखा दुकानदारों के मुरझाए हुए चेहरे, मैंने देखा उनके दुखी चेहरे, और मैंने ये भी देखा कि डिबेट्स में एक टीवी चैनल खोला मैंने, और मैंने देखा कि एक सज्जन जो अपने को सत्ताधारी दल का बता रहे थे, वे बिल्कुल दहा रहे थे कि सात्विक भोजन चाहिए और ये चाहिए, इस वजह से अरे सब शुद्ध शाकाहारी, उस दौरान मांसाहार बंद रहता है। तो इस प्रकार से पहली बार, और ये पता चला पहली बार हो रहा, बिहार में तो नहीं होता। बिहार में जितना मैंने रास्ता बताया, मैं रहा हूँ हरियाणा जामन का छपरा में, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। जिसकी जो मर्जी, जहां से खाना पीना चाहे, चाय पीना चाहे, पकौड़े खाना चाहे, आम लेना चाहे, केला खाना चाहे। इन खाने पीने के मामलों में इस तरह की सांप्रदायिकता, इस तरह की अनटचेबिलिटी लाने का प्रयास करना, मित्रों, मैं तो समझता हूँ कि संविधान के विपरीत है। आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं? आप जरूर, अगर मेरी बात से सहमत हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी टिप्पणियों से भी लाभान्वित कीजिएगा, असहमत हो तब भी कीजिएगा, ताकि मुझे जानने का मौका तो मिले कि हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।